गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स का जो अपना 5वां लेसन था उसमें पढ़ रहे थे विद्युत धारा के अंदर। फिफ्थ जो लेसन है अपना विद्युत धारा, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि धारा क्या है, धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था। अब आज अपने बात करते हैं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, यानी कि प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ किस प्रकार से संबंधित होती है। तो पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, कि ताप का मान अगर अपने बदलते हैं तो उसके साथ प्रतिरोधकता किस प्रकार से बदलती है, ये अपना प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चालक पदार्थों के लिए, चालकों के लिए, क्योंकि पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने चालक पदार्थों के लिए। तो जो चालक पदार्थ होते हैं इनके लिए ताप अपने कैसे बदलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। तो चालक जो पदार्थ होते हैं वे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से करते हैं, उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि चालक जो पदार्थ है उनके ताप में अगर और ज़्यादा वृद्धि की जाएगी तो उसकी चालकता में कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके फलस्वरूप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब उनके ताप में वृद्धि की जाती है तो ताप में वृद्धि करने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, वो ज़्यादा संख्या में एक दूसरे से टकराएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी टकराएंगे तो उसके कारण धारा के मार्ग में बाधा भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। यानी कि विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित होगी, नुकसान होगा उसका। तो अपने कह सकते हैं कि चालक जो पदार्थ हैं उन चालक पदार्थों के लिए जो चालकता है या प्रतिरोधकता कहें कि प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और चालकता में क्या होती है, कमी होती है। अब इसके लिए सूत्र होता है रो टी बराबर रो जीरो या रो नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो टी बराबर रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो चालक पदार्थ होते हैं जितने भी, उन पदार्थों के लिए ताप है वो प्रतिरोधकता के साथ इस सूत्र द्वारा या इस प्रकार से संबंधित होता है। अब देखो ये रो टी क्या है, यहाँ पर टी डिग्री टेम्परेचर पर, ये कोई भी ताप जिसके ऊपर अपने प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। रो टी यहाँ पर टी डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है, टी डिग्री सेंटीग्रेड बोल दें पर प्रतिरोधकता है। रो जीरो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता। जब ताप का मान 0 है उस समय प्रतिरोधकता का मान है रो जीरो, और कोई भी ताप 10 डिग्री 15 डिग्री 1000 डिग्री जो भी लेते हो आप, उस ताप के ऊपर प्रतिरोधकता वो कितनी है, रो टी। एक कांस्टेंट राशि है प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पर है ताप गुणांक, अल्फा क्या है यहाँ पर है, ताप गुणांक है जो प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। डेल्टा टी ये है तापांतर, तापांतर जिसको आप लिख सकते हो T2 या T2 माइनस T1, यानी कि शुरुआती जो ताप था और बाद में अपने ताप कितना लेते हैं उन दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पर अपने पास है डेल्टा टी। अल्फा है ताप गुणांक,
रो टी है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, रो जीरो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता। तो ये चालक जो भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता और ताप में ये संबंध का सूत्र होता है। और ये आधे नंबर में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चालक पदार्थ है वो ताप से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि चालक जो पदार्थ होते हैं उनके ताप में वृद्धि करने से धातु के अंदर जो पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके टकरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और उस वृद्धि के फलस्वरूप धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा अधिकतम हो जाती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर चालक जो पदार्थ है उनकी चालकता में तो कमी होती है और प्रतिरोधकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। नंबर 2, कुचालक पदार्थों के लिए या विद्युत रोधी पदार्थों के लिए कुचालक पदार्थों के लिए कुचालक पदार्थों के लिए या विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। आप देखो इन पदार्थों के लिए अपने को प्रतिरोधकता के साथ संबंध का सूत्र लिख रहे हैं। तो कुचालक पदार्थ होते हैं ये सामान्यतः विद्युत रोधी होते हैं, अपने में से आवेश या धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देते हैं। लेकिन जब इनका ताप बढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा ताप बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा बहुत न के बराबर बहुत ही कम, यानी कि इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी, घटने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि चालकता ऑलरेडी कुचालक पदार्थों की क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन उसका ताप बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा मान तक तो कुछ हद तक चालकता में तो वृद्धि हो जाती है और प्रतिरोधकता में फिर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इसके लिए ताप और प्रतिरोधकता में संबंध होता है रो बराबर E की पावर ये संबंध होता है रो टी बराबर रो जीरो E की पावर माइनस ई जी बटे 2kBT। ये बी के पैरों में है। यहाँ देखो वही रो टी तो है T डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता, T डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता, रो जीरो है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, Eg आपने पढ़ा था वर्जित ऊर्जा अंतराल, 11th क्लास में आया होगा केमिस्ट्री में, वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप। यानी कि चालक जो पदार्थ होते हैं उसमें 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं, जिन्हें आप चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हो। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतर होता है, ऊर्जा का जो गैप होता है, उसका नाम होता है वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको Eg से लिखा जाता है। के बी यहाँ पर है वोल्टजमान नियतांक, वोल्टजमान नियतांक के बी, और टी है यहाँ पर परम ताप या ताप केल्विन में। टी यहाँ पर है जो ताप है और उसका मान किस में होगा, केल्विन में। तो ये कुचालक जो पदार्थ होते हैं उन कुचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता और ताप है दोनों आपस में इस प्रकार से संबंधित होते हैं। नंबर 3 है अर्धचालक पदार्थों के लिए अर्धचालक पदार्थों के लिए
देखो अर्धचालक पदार्थ अब तक आपने नहीं पढ़ा है। अर्धचालक पदार्थ से मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो या जिनकी चालकता और प्रतिरोधकता होती है वो चालकों और कुचालकों के बीच में वेरी करती है, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। यानी कि वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर उनके ताप में वृद्धि की जाए तो वे कुछ हद तक क्या दर्शाने लग जाते हैं, चालकता दर्शाने लग जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं इनके लिए जैसे मैं एक्स एक्स पे लेता हूँ ताप और वाई एक्स पे लेते हैं अपने प्रतिरोधकता रो, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी, कमी। आप देख रहे हो एक्स एक्स पे ताप है, ताप का मान बढ़ रहा है, दूर जा रहे हैं वाई एक्स से, तो ताप का मान बढ़ता जाएगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होता चला जाएगा, कम। और ताप का मान कम होगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थ था, ताप पर निर्भरता की बात की थी, कुचालक पदार्थों के लिए की है, और ये लास्ट अपना था अर्धचालक पदार्थों की ताप पर निर्भरता। आप देखो इसके बाद पदार्थ होते हैं अतिचालक पदार्थ। क्या होता है अतिचालक? अतिचालक पदार्थ। देखो अतिचालक क्या होता है, अतिचालकता, अतिचालक पदार्थ सामान्यतः कई बार क्या होता है कि कोई पदार्थ होते हैं अपने उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो चालकता बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कुचालक पदार्थ की बात की थी अपनों ने, अर्धचालक पदार्थ की बात की थी कि उसका ताप बढ़ाएंगे तो कुछ हद तक क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ेगी। लेकिन धातुओं में या चालक पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनका ताप अगर और ज़्यादा बढ़ाओगे तो चालकता में बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे पदार्थों के लिए हम ताप में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो ताप में कमी करने से भी उनकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे लोहा है, एक लोहे की रोड है, उसका ताप मैं रखता हूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो मैक्सिमम धारा दे रहा है जितनी वो दे सकता है। ठीक है कि कोई ना कोई सीमा होती है कि उस तार में से कितनी धारा बहेगी। तो जब अपने इसको 10 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो उस समय मैं मान लेता हूँ कि ये मैक्सिमम विद्युत धारा अपने में से प्रवाहित होने देता है। अब क्या करना है, अगर मैं 11 डिग्री टेम्परेचर दूंगा तो धारा का मान तो नहीं बढ़ेगा, जाहिर सी बात है धारा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि आपने ताप बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि और ज़्यादा। वृद्धि और ज़्यादा होगी तो चालकता में कमी होगी और प्रतिरोधकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब तरीका क्या है, आप ताप कम करो उसका, 10 की बजाय आप ताप क्या कर दो, 9 कर दो। ताप में थोड़ी सी कमी करेंगे अपने, तो कमी करने से उसकी प्रतिरोधकता में तो कमी होगी और चालकता में फिर क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, ऐसे पदार्थ जिनके ताप में कमी करने पर, एक सीमा के बाद ताप में कमी करने पर प्रतिरोधकता तो शून्य की ओर अग्रसर होती है और चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है ताप में कमी करना, ये पूरी परिघटना, इसका नाम होता है अतिचालकता। क्या नाम होता है उसका, अतिचालकता। अब देखो वो ताप जिस पर चालकता में वृद्धि, जैसे सीमांत ताप, जिससे ज्यादा ताप करेंगे तो चालकता में कमी होगी और जिससे कम ताप करेंगे तो चालकता में क्या होगी, वृद्धि। तो वो सीमांत ताप जिस पर चालकता में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाए, प्रतिरोधकता में कमी होना शुरू हो जाए, उस सीमांत ताप को क्या कहा जाता है, क्रांतिक ताप। क्या बोलेंगे उसको, क्रांतिक ताप। वह ताप जिस पर या जिससे उसके मान में कमी करने पर चालकता में वृद्धि होती है और प्रतिरोधकता में कमी होती है, क्रांतिक ताप कहलाता है। अब अतिचालक पदार्थों का जो उदाहरण है या अतिचालक जो पदार्थ बनाते हैं, किसी भी पदार्थ के अंदर अतिचालकता की अवस्था में
उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी शून्य हो जाता है। कोई भी पदार्थ है, धातु का टुकड़ा, अपने आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। एक धातु का टुकड़ा है, अगर वो अतिचालक बनाया जाए, उसके ताप में कमी की जाए, तो उस धातु के टुकड़े के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अंदर शून्य हो जाएगा तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव का नाम होता है मैग्नस प्रभाव। ये प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है, मैग्नस प्रभाव क्या है, तो आपका आंसर होगा अतिचालकता की स्थिति में किसी भी धातु के अंदर, किसी भी चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाना ही क्या कहलाता है, मैग्नस प्रभाव कहलाता है। अतिचालकों के उदाहरण होते हैं, अतिचालक पदार्थों के चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ट्रांसफार्मर, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है, अतिचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब अपना लेसन शुरू होता है प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो प्रतिरोध अपने पढ़ते आ रहे हैं शुरू से इस लेसन में, कि प्रतिरोध क्या था, धारा के मार्ग में रुकावट। अब रुकावट है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। क्या होगा कि प्रतिरोधों को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, वो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो देखो, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, देखो संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हमें एक से अधिक हमारे पास प्रतिरोध हैं और उनके बराबर मान का हमें एक ही प्रतिरोध चाहिए, तो भी प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन किया जाता है। और अगर अपने पास संयोजन में या अपने पास एक से अधिक प्रतिरोध है, उससे जो प्रतिरोधों का समूह है उनसे कम मान का अगर अपने को प्रतिरोध चाहिए, तो भी प्रतिरोधों का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। तो पहला बात करूं मैं श्रेणीक्रम संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें एक से अधिक प्रतिरोध एक सीरीज में जुड़े हुए हों, अर्थात पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये 3 प्रतिरोध हैं, इसका मान है R1, इसका मान है R2 और इस प्रतिरोध का मान कितना है, R3। 3 है, R1, R2 और R3। ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा तो जोड़ेंगे बैटरी से, कुंजी। पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो बैटरी के प्लस से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे के पहले से, ऐसे कहाँ तक चलेंगे, n तक। और जो अंतिम प्रतिरोध होगा उसका दूसरा सिरा बैटरी के किसे जोड़ देंगे, माइनस से। तो ये संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। इसको आप बोल सकते हो कि जो प्रतिरोध है, या आपने कहे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो समान रहे लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग रहे, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणीक्रम संयोजन। यानी कि बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित होगी, यही R1 में से होगी, यही R2 में से, यही R3 में से, सब में धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन सबके सिरों पर विभवांतर अलग अलग आएगा, क्योंकि सबके लिए प्रतिरोध का मान क्या है, अलग अलग। तो इसके सिरों पर विभवांतर आएगा V1, इसके सिरों पर विभवांतर आएगा V2 और इसके सिरों पर विभवांतर आएगा V3। तो आप कह सकते हो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो समान रहे लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग रहे, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो, मैं पहले प्रतिरोध निकालता हूं। प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये आ जाएगा V1 बराबर IR1, क्योंकि ओम नियम से
V बराबर क्या होता है आई आर। तो पहला प्रतिरोध है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है V1 बराबर, यहाँ पर धारा का मान सब में समान है, यहाँ पर I1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे I इंटू इसका प्रतिरोध कितना है R1। इसी तरह दूसरे व तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या आ जाएगा V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3। तीनों का मान निकाल लिया, तीनों के सिरों पर विभवांतर का मान V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR आता है। श्रेणी क्रम की शर्त से, देखो श्रेणी क्रम की क्या शर्त होती है, श्रेणी क्रम की शर्त होती है कि इन सभी अलग अलग जो प्रतिरोध है, इनके ऊपर जो अलग अलग विभवांतर है, इन सब का योग बैटरी के कुल विभवांतर के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही वोल्टेज इन पर वितरित हुई है, तो इनका योग इसके बराबर आएगा। अर्थात क्या जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रखने पर इसकी जगह आ जाएगा IR, इसकी जगह आ जाएगा IR1, IR2, IR3। इनका मान IR1, IR2, IR3। ये V था, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, इसमें R1 R2 नहीं आएगा क्योंकि ये परिणामी वोल्टेज है, तो V की जगह आ जाएगा IR। अब I कॉमन ले लेते हैं उधर से, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कटेगा, R तुल्य R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आंसर आ जाएगा कि ये जो तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, इनका जो परिणामी प्रतिरोध, इसका जो कुल प्रतिरोध है, वो तीनों अलग अलग प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि संयोजन में n प्रतिरोध है, यदि संयोजन में n प्रतिरोध है तो क्या आ जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश R। ठीक है, सबका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN। अब यदि संयोजित होने वाले सभी प्रतिरोधों के मान समान है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं उन सब का मान अगर समान है, एक दूसरे के बराबर है, तो क्या आएगा R तुल्य बराबर R प्लस R प्लस डैश डैश R। n तक चलेगा ऐसे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो R तुल्य इक्वल्स टू NR, R तुल्य इक्वल्स टू NR। सबको जोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा n इंटू R। एक प्रतिरोध का मान इंटू प्रतिरोधों की संख्या से इसको क्या कर देंगे गुणा। तो ये था अपने पास प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 बात करते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन। देखो पार्श्व क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है
कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जोड़े जाएं या संयोजित होने वाले जो सभी प्रतिरोध हैं उनके प्रथम सिरे एक बिंदु से उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दें और उन सभी प्रतिरोधों के जो दूसरे सिरे हैं वो दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दें, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। कैसे? जैसे मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध है अपने पास R1 और दूसरा प्रतिरोध है अपने पास है R2। ये दो प्रतिरोध हैं, दोनों के ये पहले सिरे हैं, ये वाला इसका पहला सिरा है, ये इसका पहला सिरा है, इनको एक बिंदु से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया उभयनिष्ठ बिंदु A से। ऐसे ये इसका दूसरा सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, इनको एक दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दिया B से, और फिर A को बैटरी के प्लस से और B को बैटरी के माइनस से जोड़ दें, तो ये जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा? पार्श्व क्रम संयोजन कहलाएगा। यानी कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का द्वितीय सिरा एक दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ा जाए, तो ये संयोजन पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, अब क्या होगा? देखो यहाँ से जोड़ेंगे अपने तो इसमें I धारा आएगी यहाँ पर A बिंदु पर। अब A बिंदु पर आकर धारा को दो रास्ते मिल जाते हैं, कुछ धारा इधर R1 में चली जाती है, कुछ किस में चली जाती है? R2 में। तो मैं मान लेता हूँ इधर जो धारा जाती है वो कितनी है? I1, और इधर धारा कितनी जाती है? I2। फिर यहाँ से आएगी और यहाँ पर जुड़कर I2 प्लस I1 फिर कितना हो जाएगी? I हो जाएगी, ये आएगा। ठीक है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो अलग अलग है लेकिन विभवांतर का मान सब पे क्या रहता है? समान। अगर बैटरी का विभवांतर V है तो यहाँ R2 पे विभव V आएगा, R1 पर भी कितना आएगा? V। तो ये पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। अपने घरों में जो लाइट होती है वो इसी क्रम में होती है, घरेलू जो बिजली की फिटिंग होती है लाइट की वो पार्श्व क्रम संयोजन की होती है। अब देखो मैं लिखता हूँ प्रथम प्रतिरोध R1, प्रथम प्रतिरोध R1 के लिए धारा क्या आएगी? I1 बराबर, क्योंकि ओम नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि V बराबर IR तो I बराबर तो V बटे R होगा। अब पहला प्रतिरोध है, इसमें धारा का मान कितना है? I1, और प्रतिरोध का मान कितना है? R1, लेकिन विभव का मान सब पे क्या है? समान, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा। I1 बराबर V अपॉन R1। इसी तरह दूसरे के लिए क्या जाएगा? I2 बराबर V अपॉन R2, दोनों का आ जाएगा। अतः पार्श्व क्रम की शर्त से पार्श्व क्रम की शर्त क्या होती है? I बराबर I1 प्लस I2, यानी कि A बिंदु पर धारा कितनी आई थी? I। यहाँ पर आकर ये दो भागों में बंट गई थी, I1 और I2, तो इस I का मान है वो I1 प्लस क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। तो I बराबर I1 प्लस I2, मान रख देते हैं दोनों का। मान रखने पर क्या जाएगा? V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2। I1 I2 का मान है V बटे R1 और इसका मान है V बटे R2, दोनों का योग कर दिया। I था यहाँ पर परिणामी धारा, तो इसकी जगह भी V बटे ओम के नियम से क्या आएगा? R। यहाँ पर 1 2 नहीं आएगा क्योंकि ये परिणामी धारा है I, तो V बटे R। अब V कॉमन ले लेते हैं उधर से, V बटे R बराबर 1, V आ जाएगा बाहर, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। V से V काट दो, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R। यह आंसर आ जाएगा कि पार्श्व क्रम संयोजन में अगर एक से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं
तो इन प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/r श्रेणीक्रम पार्श्वक्रम संयोजन में लगे हुए अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि संयोजन में n प्रतिरोध है तो क्या आ जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश 1/r n संख्या में से चलेगा। तथा यदि सब के ऊपर प्रतिरोध का मान समान है, इसका भी मान r है और इसका मान भी क्या है, r है, तथा यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान है तो क्या आएगा 1/r बराबर 1/, इसको r डैश मान लेता हूँ तुल्य प्रतिरोध को, 1/r डैश बराबर 1 प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे चलेगा। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे चलेंगे तो कितना हो जाएगा n, 1/r डैश का मान कितना हो जाएगा n/r, ठीक है। सबका लघुत्तम ले लिया, r सब में लघुत्तम आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ते जाएंगे तो कितने हो जाएंगे n/r, या इसको लिख सकता हूँ मैं, पलट देता हूँ, r डैश बराबर r/ क्या हो जाएगा n, ये पलट दिया, नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई, r डैश यही है तुल्य प्रतिरोध कुल मान इसका, तो r डैश का मान कितना आ जाएगा r/n, यानी कि एक प्रतिरोध का मान है, अगर उसमें कुल प्रतिरोधों की संख्या का भाग दे देंगे तो अपने पास तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा।